परीक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ देगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी का टॉपिक संवैधानिक संशोधन। ये टॉपिक आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आरएस हो, चाहे आरपी से संबंधित, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और एसएससी से संबंधित दिल्ली पुलिस कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ऑल कंपटीशन के लिए ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का टॉपिक है संवैधानिक संशोधन, अर्थात संसद संविधान में कैसे संशोधन करती है और संविधान से संबंधित प्रत्येक संशोधन के बारे में बात करेंगे। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 के तहत है। संविधान का भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है और ये इसका स्रोत है दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संसद 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है और आर्टिकल 368 के तहत संसद 2 प्रकार से संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में हुआ। संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करे बिना। अर्थात संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में हुआ। यह आज तक की सबसे बड़ी बैठक थी। इसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। संसद को संविधान संशोधन की समिति संसद को संविधान संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। अर्थात संसद को संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है। संविधान में संशोधन संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। संसद के सामान्य बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3 बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के द्वारा विधानसभा में अनुमोदन। संविधान 3 प्रकार से संशोधन होता है। संविधान में सामान्य बहुमत, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरा, संसद से विशेष बहुमत, अर्थात उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से संसद में विधेयक पारित होता है, उसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों द्वारा विधानसभा में अनुमोदन, यह आर्टिकल 368 के तहत है। आर्टिकल 368 के तहत 2 तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संसद के सामान्य बहुमत से पारित, अर्थात संसद में सामान्य बहुमत से कौन से विधेयकों को पारित किया जा सकता है, इसकी लिस्ट आपके सामने है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, नागरिकता से संबंधित, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित, संसद की प्रक्रिया नियम बदलाव, संसद के में गणपूर्ति, संसद के वेतन भत्ते, परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्र का पुनः निर्धारण, इनसे संबंधित जो भी विधेयक हैं वो संसद के सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची, नए राज्यों का गठन हो, सीमा परिवर्तन हो, इसका नाम चेंज हो। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित। चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों से में परिवर्तन करना हो। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची SC/ST से संबंधित है, इनमें कोई भी परिवर्तन करना हो तो संसद में सामान्य बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। और नागरिकता समाप्त और प्राप्ति से संबंधित, संसदीय विशेषाधिकार को कम करना या ज़्यादा करना, संसद की प्रक्रिया नियम में बदलाव,
संसद में गणपूर्ति से संबंधित कोई बदलाव हो, संसद में वेतन भत्ते से संबंधित कोई बदलाव, परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र का पुनः निर्धारण। इन सभी का संसद में सामान्य बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। विशेष बहुमत संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होता है। यह आर्टिकल 368 के तहत है। इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, अर्थात मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई बदलाव करना हो तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित। इस तरह का संशोधन संसदीय ढांचे में अगर परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति निर्वाचन की कोई प्रक्रिया, आर्टिकल 54 और 55। केंद्र राज्य कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, आर्टिकल 73 और 162। आर्टिकल 73 में केंद्र से संबंधित और आर्टिकल 162 राज्य से संबंधित कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार करना हो तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संशोधन मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से के आधार अधिकार क्षेत्रों में बदलाव, आर्टिकल 124 में बदलाव करना हो, 147, 214, 231, 241, इन सभी में अगर बदलाव करना हो तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, आर्टिकल 243 और 255 में अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो भी इस तरह का संशोधन करना होगा। और आर्टिकल 368 में भी अगर आपको संशोधन करना है तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक ही मान्य है। आर्टिकल 368 स्वयं में अगर आपको संशोधन करना है तो इस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी होगी, अर्थात विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से विधेयक पारित और प्लस आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक। विधेयक संसद से पारित होकर राज्यों की विधानसभा में आएगा और विधानसभा पारित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अर्थात किसी विधेयक को विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। विधेयक संसद में से पारित होकर राज्य के पास विधानसभा में आएगा और विधानसभा से पारित भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। उसके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको विधानसभा को क्या डिसीजन लेना है। विधानसभा संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकती है और विधानसभा में संकल्प को सामान्य बहुमत से पारित करना होता है। विधानसभा 17 राज्यों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना अनिवार्य है, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। अर्थात कोई विधेयक संसद से पारित होकर राज्य की विधानसभा में जाता है तो विधानसभा से पारित भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है उसे, और विधानसभा में संकल्प संशोधन नहीं कर सकती। विधानसभा में जो संकल्प आया उसमें विधानसभा के द्वारा कोई प्रस्ताव संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, यानी विधानसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। विधानसभा में संकल्प को सामान्य बहुमत से पारित करना होता है और विधानसभा 17 राज्यों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। भारत में 28 राज्य हैं तो 17 राज्यों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो लगभग आधे राज्य से ज़्यादा विधानसभाओं ने इसे पारित किया होगा और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यता है कि उसे स्वीकृति ही दे। इस संशोधन द्वारा खंड 4 को अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा खंड 4 को अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया।
प्रथम संविधान संशोधन अंतरिम संसद यानी कि संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन जो संविधान सभा बनी थी उसी के द्वारा ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नई अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 15(4) में क्या है? अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संसद विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 15(4) फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन से नई अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान में अंतरिम संसद द्वारा कितने संशोधन किए गए? अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो अंतरिम संसद थी अर्थात संविधान सभा, उसके द्वारा कितने संशोधन किए गए? उसके द्वारा केवल एक संशोधन किया गया, वो था प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारत की अंतरिम संसद अर्थात संविधान सभा ने एक ही संशोधन किया था 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 15(4) अनुच्छेद जोड़ा गया और नवी अनुसूची जोड़ी गई। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द भी जोड़े गए: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य के साथ मैत्री संबंध, अपराध करने के लिए उकसाना। ये आपको मैं समझाता हूँ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 19(2) के में उल्लिखित स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19(2) में उल्लिखित स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने वाले 3 आधारी शब्द जोड़े गए। आर्टिकल 19 में जो दी गई स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधारीय शब्द जोड़े गए, जैसे कि लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध और अपराध के लिए उकसाना। अर्थात वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अगर देश की स्थिति में कोई गड़बड़ी ना आए, अर्थात देश की लोक व्यवस्था में कोई खराबी ना हो, और भारत देश की विदेशी राज्यों से साथ मैत्री संबंध है उसमें कोई गड़बड़ ना हो, और अपराध के लिए उकसाने वालों के लिए यह युक्तियुक्त प्रबंध लगाए गए हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31(a) और आर्टिकल 31(b) जोड़े गए। आर्टिकल 31(a) किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना हो या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए वैधानिकता अपनानी हो। आर्टिकल 31 में निजी संपत्ति का अधिग्रहण और जमींदारी प्रथा पर रोक लगाने के लिए 31(a) जोड़ा गया, और 31(b) अनुसूची 9 में शामिल किए गए सभी कानूनों जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। अनुसूची 9 में जो भी कानून शामिल है उन पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता, अर्थात उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती आर्टिकल 30(b) के तहत। छठवां संविधान संशोधन 1956, 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया। संविधान संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया। संसूची बिक्री कर से संबंधित कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार को कर लगाने की छूट दी गई। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा संसूची के विषय बिक्री कर से संबंधित कुछ वस्तुएं थी, उस पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाने की छूट दी गई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया? अर्थात कौन से संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया। 7वां संविधान संशोधन इसे राष्ट्रपति की अनुमति 19 अक्टूबर 1956 को दी गई, और इसका गजट नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर 1956 को हुआ, और यह संविधान संशोधन लागू हुआ 1 नवंबर 1956।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से राज्य की ABCD श्रेणी को समाप्त किया गया। अर्थात इन श्रेणियों का मतलब है ABCD, अर्थात अंग्रेजी। जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो अंग्रेज़ों ने राज्यों की श्रेणियाँ विभाजित की थी। हमारा राजस्थान राज्य बी श्रेणी का राज्य था और अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की ABCD श्रेणी को समाप्त किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं इसे, और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत लागू किया गया। राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुआ, और ये पुनर्गठन अधिनियम आयोग द्वारा लाया गया। इसे हम फैजल अली आयोग भी कहते हैं। यह आयोग 1953 में गठित हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। फैजल अली आयोग या पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। सातवें संविधान संशोधन 1956, इसके अंतर्गत राजप्रमुख पद का समाप्त और राज्यपाल पद का स्थापित किया गया। अर्थात राजप्रमुख पद का समाप्त व राज्यपाल पद की स्थापना की गई। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का भी प्रावधान किया गया। अर्थात एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और एक हाईकोर्ट का 2 या 2 से अधिक राज्यों के का हाईकोर्ट भी बनाया जा सकता है। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर और राज्यपाल पद का सृजित किया गया। आठवें संविधान संशोधन 1970, इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा व विधानसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण व एंग्लो इंडियन का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 8वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में व विधानसभा में SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का भी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। लेकिन 2020 में हुए संविधान संशोधन 104 के तहत इसमें लोकसभा विधानसभा में SC/ST का आरक्षण तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, निष्क्रिय कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में लोकसभा विधानसभा में ही SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। और वर्तमान में विधानसभा हो या लोकसभा दोनों में SC और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती थी और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की 1 सीट। अब वर्तमान में इन दोनों से इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में SC की सीट 84 और ST की सीट 47 है, और विधानसभा में SC की सीट 35 और ST की है 25। लोकसभा में 84 और 47 SC/ST की सीटें हैं, और SC और ST की विधानसभा में 35 और 25 है। 9वां संविधान संशोधन 1960, 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। बेरवारीवाद स्थान को पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में मिलाया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा बेरवारीवाद को बांग्लादेश में बेरवारी स्थान को बांग्लादेश में मिलाया गया। बेरवारीवाद 1960 में हुआ, इसी कारण बेरवारी स्थान को बांग्लादेश में मिलाया गया। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बेरवारीवाद कब हुआ, तो बेरवारीवाद 1960 में हुआ। और 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरवारी स्थान को बांग्लादेश में मिलाया गया, जो कि 1960 में मिलाया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961, इस संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दादर एवं नगर हवेली को 1954 में
पुर्तगालियों से मुक्त कराकर इसे भारत में मिलाया गया। अर्थात दादर एवं नगर हवेली को 1954 में पहले पुर्तगालियों से मुक्त कराया और बाद में 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और वह हाल ही में 2020 में 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अर्थात दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को एक साथ कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसकी राजधानी रखी गई दमन। और अब वर्तमान में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, दादर नगर हवेली दमन दीव। 12वां संविधान संशोधन 1962। इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले 1961 में इसे भी पुर्तगाली से मुक्त कराकर इसे 1962 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो अर्थात 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसे 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 14वां संविधान संशोधन 1962। इस संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी, यमन, माहे, कराईकल और चंद्रनगर इन चारों को 1954 में फ्रांसीसी से मुक्त कराकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, चंद्रनगर को छोड़कर। पांडिचेरी, यमन, माहे, कराईकल इन चारों को भारत में मिलाया गया 14वें संविधान संशोधन 1962 में और इन्हें फ्रांसीसी से मुक्त कराया गया 1954 में। 35वां संविधान संशोधन 1974। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक रक्षित स्टेट के रूप में स्थान दिया। अर्थात 1974 में सिक्किम को भारत का राज्य घोषित न करके इसे एक रक्षित स्टेट के रूप में बनाया गया और बाद में इसे 1975 में सहायक स्टेट का दर्जा दिया गया और 1975 में ही 37वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया और इसे 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। अर्थात सिक्किम की ये कहानी है कि इसे 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का एक रक्षित स्टेट बनाया गया और बाद में 1975 में इसे सहायक स्टेट का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत में विलय कर और इसे 22वां राज्य बनाया गया। कुछ राज्य हैं उनके विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 71 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 71A के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान, 71B के तहत असम को विशेष प्रावधान, 371C के तहत मणिपुर और 371D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371E के तहत आंध्र प्रदेश के लिए सेंट्रल विश्वविद्यालय, 371F के लिए सिक्किम के विशेष प्रावधान और 371G में मिजोरम को विशेष प्रावधान दिए गए हैं और 371H में अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान और 371I में विशेष प्रावधान गोवा को दिए गए हैं। 371J में विशेष प्रावधान कर्नाटक को दिए गए हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्किम। 371F में सिक्किम को विशेष प्रावधान दिए गए हैं और नागालैंड को 371A के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के आर्टिकल 19 में भारत की प्रभुता अखंडता शब्दों को अंततः स्थापित किया गया? तो 16वां संविधान संशोधन 1963 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इससे पहले 1902 में फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया जिसमें लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंध
और अपराध के लिए उकसाना, इन शब्दों को जोड़ा गया। और 1963 में 16 संविधान संशोधन करके भारत में प्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अर्थात इसका मतलब है कि 19 अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर इन स्वतंत्रताओं से अगर भारत की लोक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है या विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध खराब होते हैं या उस स्वतंत्रता से आप किसी को अपराध के लिए उकसाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये तीनों शब्द फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़े गए और 16 संविधान संशोधन द्वारा ये भारत की प्रभुता और अखंडता ये सब जोड़े गए। अगर आप उस स्वतंत्रता से भारत की प्रभुता और अखंडता को खराब करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये दोनों शब्द 16 संविधान संशोधन 1963 में जोड़े गए। 17वां संविधान संशोधन 1964। इस संविधान संशोधन द्वारा कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए और अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। 17वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची कुछ कानून थे वो 9वीं अनुसूची में डाले और अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार संसद संशोधन कर सकती है। अर्थात आर्टिकल 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। 38वां संविधान संशोधन 1975। इस संविधान संशोधन के तहत अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और सेकंड बात है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात 38वां संविधान संशोधन 1975 में इसमें कहा गया कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसे भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 व 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया? इसका उत्तर है 25वां संविधान संशोधन 1971। अर्थात मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14 व 19 इन पर नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 21C जोड़ा गया। अनुच्छेद 31C 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967। ये 21वां संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है, तो हम भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। अर्थात भाषा का उल्लेख हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषा से संबंधित अनुच्छेद 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा हिंदी को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 16वीं, 17वीं, 18वीं। 16वीं भाषा है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं का जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं 19, 20, 21 और 22। पहली बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। अर्थात 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1 भाषा जोड़ी गई, सिंधी। इनको मिलाकर कुल 22 भाषाएं संविधान में हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी और 71वें द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको याद रखने की ट्रिक है कॉमन, को से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। और
अगली 4 भाषाएं, इनकी ट्रिक सबसे अमेजिंग है, आपको याद भी रख। बूढ़ी डोगरी मांगे थाली, ये बहुत मस्त ट्रिक है, आपको याद रखने में बहुत सहायता मिलेगी। बूढ़ी से बोडो, डोगरी मतलब डोगरी, मांगे यानी मैथिली, और थाली यानी संथाली, अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन द्वारा संसद में मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति अनिवार्य है, अर्थात राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्य किया गया है। तो इसे संविधान संशोधन द्वारा कोई भी संविधान में संशोधन करने पर राष्ट्रपति इसे विशेष रूप से स्वीकृति देगा। इसके लिए बाध्यता अनिवार्य की गई और संसद में मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि मूल अधिकार सहित आप किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971। 30वां संविधान संशोधन 1973। इसके तहत लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। लोकसभा में सीटों की संख्या 525 थी, इसे बढ़ाकर 545 किया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 25 से घटाकर 20 की गई। लोकसभा में संविधान द्वारा आवंटित अधिकतम सीटें, अर्थात लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं। इनमें से 2 एंग्लो इंडियन की सीटें माइनस कर दी गई है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में 543 सीटें हैं, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सीटें हैं। तो थैंक्स। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमने आज की क्लास में फर्स्ट संविधान संशोधन से लेकर 30वें संविधान संशोधन तक हम पहुंच चुके हैं और अगले संविधान संशोधन आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। अगले संविधान संशोधन कुछ 42 संविधान संशोधन, 44वां, 61वां और लगभग इसके 2 पार्ट और होने वाले हैं। तो इनसे अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे क्लास को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। Thanks for watching my class.